हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केएल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए तैयारी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत है वर्तमान समय में किसकी क्वेश्चन को लगाने की। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ही आपका नॉलेज अधिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे बेहतर आपको ऑप्शन नहीं मिल सकता। आप संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको लगाइए। इससे आपको एक नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपकी बेहतर तैयारी होगी। तो आज हम करेंगे हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का जो 20 तारीख में पेपर हुआ था उसके सीडीपी के 30 प्रश्न। ठीक है, आज केवल हमने एक ही शिफ्ट का यहाँ पर पेपर डाला हुआ है। यदि रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो 2-2 दिन के पेपर हम आपको यहाँ पर 30-30 क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे, ताकि आपका अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो सके। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था और इसके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, इसके आंसर आपको बताने हैं, आपकी कितनी तैयारी है इससे आपका ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट आया हुआ था, हाइपर काइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर शेष सभी हैं। तो जो हाइपर काइनेटिक एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, विकार होता है, तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या पूछा था कि एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसका लक्षण नहीं है, बाकी 3 जो ऑप्शन होंगे वो इसके लक्षण होंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपर काइनेटिक विकार क्या होता है। तो ये हिंदी में नाम दे दिया, इंग्लिश में इसका नाम दे दिया था। यदि आपसे पूछ लें कि हाइपर काइनेटिक विकार को और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ध्यानाभाव कहते हैं। क्या? ध्यानाभाव। अब आपने पढ़ा होगा एडीएचडी, पढ़ा है ना, एडीएचडी, ये एक डिसऑर्डर होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसी को हाइपर काइनेटिक विकार भी कहते हैं। और एडीएचडी में क्या होता है, जिसको एडीएचडी के लक्षण पता होंगे उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ होगा। एडीएचडी को डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रैक्टिबिलिटी को हिंदी में ध्यानाभाव या आनाकानी कहते हैं। क्या? ध्यानाभाव। ठीक है, और अति सक्रियता, बिल्कुल अति चंचलता कह दें, अति सक्रियता, ये इसका लक्षण होता है। और एक होता है इम्पल्सिविटी, ये भी किसका लक्षण होता है? हमारे एडीएचडी अर्थात हाइपर काइनेटिक का। इम्पल्सिविटी मतलब आवेगहीनता, आवेगहीन हो जाते हैं, संवेगहीन हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही थे। ठीक है, और पूछा क्या गया है कि एक को छोड़कर से सभी सही हैं। तो पूछा गया था ऐसा कौन सा है जो हाइपर काइनेटिक का एक लक्षण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मतिभ्रम। क्या? मतिभ्रम। अब मतिभ्रम क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी जो फ्रेनिया, आपने एक विकार पढ़ा होगा स्किज़ोफ्रेनिया, जो एक दीर्घकालीन मनोविकार होता है। दीर्घकालीन कौन सा? स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो इसके भी कई प्रकार होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है उसका एक प्रकार होता है मतिभ्रम, एक होता है भ्रम और एक होता है भ्रमित हो जाना। ठीक है, तो मतिभ्रम क्या कहलाता है? मतिभ्रम में भ्रम हो जाता है बच्चे को कि कुछ है लेकिन वास्तव में कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये होता है मतिभ्रम, और मतिभ्रम हाइपर काइनेटिक विकार नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन थर्ड राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और डैश के साथ डील करनी चाहिए। तो शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय मतलब शिक्षण की जो प्रक्रिया चल रही है उसको बदलते मानक मतलब बदलता रहता है नियम कानून। ठीक है, कोर्स चेंज हो गया, कभी कुछ। ठीक है, इस तरह से तो डैश के साथ डील करनी चाहिए। तो व्यवसाय तो बदल ही रहा है, साथ ही साथ क्या बदलना चाहिए शिक्षकों को? जब बालक, इसका करेक्ट आंसर हमारा करिकुलम होगा, पाठ्यचर्या, क्योंकि जो पाठ्यचर्या होती है ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र होता है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही आपका पाठ्य विवरण आ जाएगा, आकलन आ जाएगा, परीक्षा प्रणालियां आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पाठ्यचर्या में संपूर्ण पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो जब बदलेंगे तो पाठ्यचर्या बदलेंगे, ना कि पाठ्यक्रम बदलेंगे, ना आकलन ना कुछ। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, तो क्या बदला जाएगा? पाठ्यचर्या बदली जाएगी। इस कारण से इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, करिकुलम यानी पाठ्यचर्या। ठीक है, और जो पाठ्यचर्या है इसे क्या कहते हैं? दौड़ का मैदान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। पियाजे का मानना था, जो जीन पियाजे हैं इनका मानना था कि बच्चों में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब जो जीन पियाजे हैं क्या मानते थे कि बच्चों में जो भाषा का विकास है वो किसके कारण होता है? क्या संज्ञानात्मक विकास,
अहम केंद्रित विकास, व्यवहारात्मक या पर्यावरणीय। तो आपको पता है जीन पियाजे ने तो अपना सिद्धांत ही दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें इन्होंने 4 स्तर बताए हुए हैं। तो ये चारों स्तर आपको याद होने चाहिए, इनका टाइम पीरियड याद होना चाहिए और किस स्तर में कौन सी बच्चे में विशेषता पाई जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जीन पियाजे वाला टॉपिक हमने करा रखा है, जिसने नहीं देखा प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने कुछ टर्म दिए हैं जैसे स्कीमा क्या होता है, ठीक है, समावेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है। तो ये सारे इनके टर्म भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, दिया है कि मैरी, कोई लड़की है मैरी करके, वो बहुत निर्गामी है, वह एक असाधारण भरतनाट्यम नर्तकी है, लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभप्रद होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि असाधारण भरतनाट्यम नर्तकी है, मतलब उसका नृत्य के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे से प्रदर्शन कर पा रही है, लेकिन साथ ही साथ वह शिक्षा में संतोषजनक, मतलब उसके हिसाब से वो अच्छे अंक नहीं ला पाती है। तो इसके लिए उसे कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभप्रद होगी, भ्रमण या आमोद, विचारावेश विधि, ग्रेड विधि। ग्रेड तो बिल्कुल ही गलत, वैयक्तिक शिक्षण नहीं, केवल वैयक्तिक शिक्षण, मतलब उसको वैयक्तिक शिक्षण के माध्यम से भी यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा, संतोषजनक अंक वो नहीं ले पाएगी। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा भ्रमण। जब वो भ्रमण पर जाएगी, स्वतः कार्य करके देखेगी और यहाँ पर क्या होगी, सक्रिय रहेगी वो, ठीक है, स्वयं के माध्यम से खोज करेगी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सबसे बेस्ट क्या है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है कि डैश की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का संकेत है, मतलब ऐसी यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया है जिससे अधिगम स्थिर हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अभिप्रेरणा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभिप्रेरित तो बच्चा कभी भी हो सकता है, ठीक है, बाह्य अभिप्रेरित हो सकता है या आंतरिक रूप से, तो ये नहीं होगा। फिर दिया है प्रगति, प्रगति बालक में जीवन पर्यंत चलती रहती है, कुछ ना कुछ क्रियाएं उसमें लगी ही रहती हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। वक्र या कर्व, तो कर्व भी बालक का कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिगम को स्थिर कर देगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, स्थिरांक प्लेटो से संबंधित, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट था क्वेश्चन समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों को नौकरी के लिए, बिल्कुल गलत। छात्रों को परीक्षा पास, गलत। छात्रों को दिया है शक्ति छात्रों की चिंतन शक्ति, बिल्कुल। छात्रों को नोट्स, तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन देखना है। तो चिंतन शक्ति, बालक जब स्वयं से चिंतन प्रक्रिया करेंगे तो वो एक समावेशी शिक्षा में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ऑप्शन देखने हैं, आपको शब्द देखने हैं कि कौन से शब्द नेगेटिव दिए गए हैं, वो बिल्कुल ही गलत होते हैं। जैसे किसी में दे दिया रटना, केवल, ठीक है, नौकरी के लिए, तैयारी के लिए, इस तरह से, तो ये सब गलत होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका राइट आंसर हो गया छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं। तो आपने पढ़ा है कि विकास में कौन कौन से परिवर्तन शामिल होते हैं और कौन कौन से नहीं होते, ठीक है। तो वे परिवर्तन जो अस्थायी होते, अस्थायी परिवर्तन कभी विकास में या सम्मिलित नहीं हो सकते। अस्थायी परिवर्तन जैसे बीमारी के कारण आया परिवर्तन, बीमार हुआ बालक, चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है, तो ये कुछ ही समय के लिए होता है, ना कि जीवन पर्यंत के लिए, ठीक है। या जो परिवर्तन जीवन भर के लिए आते हैं वो विकास में शामिल होते हैं, लेकिन जो कम समय जिनका नियत समय रहता है वो इसमें शामिल नहीं होते। जैसे इसमें अधिगम के द्वारा परिवर्तन आएंगे तो जीवन भर के लिए रहेंगे, तो ये तो शामिल है। परिपक्वता, बुढ़ापा, ये सब परिवर्तन विकास में शामिल हैं, लेकिन जो बीमारी के द्वारा परिवर्तन आते हैं ये विकास में शामिल नहीं होते। इसके अलावा और कौन कौन सी परिवर्तन विकास में शामिल नहीं होंगे, तो जैसे बीमारी के द्वारा आया, चोट मोच इसके द्वारा आया, ठीक है, संवेगों के द्वारा परिवर्तन जो होते हैं वो भी विकास में शामिल नहीं होते, क्योंकि संवेग कुछ समय के लिए व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और पुनः फिर से अपनी प्राथमिक अवस्था में पहुंच जाता है, तो ये सब परिवर्तन विकास में शामिल नहीं होते, ठीक। नेक्स्ट है बीमारी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक एरिक्सन का जो इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हुई थी। कितनी? 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। कौन कौन सी 8 अवस्थाएं हैं तो वो आपको याद रखने हैं। हमने एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत आपको करा दिया है, ठीक है। जिसने भी नहीं देखा प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ क्या पूछा गया है, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, जिसे ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट कहते हैं, एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण के प्रमुख
घटक हैं। तो मतलब इसमें कौन कौन आता है, तो आपको इनकी पहली स्तर जो है इन्होंने बताया है वो पता होगा कौन सा होता है, विश्वास बनाम अविश्वास। क्या होता है पहला, विश्वास बनाम अविश्वास, और इस स्तर पर उसका परिवार आता है। ठीक है, परिवार में माता पिता तो रहेंगे ही साथ उसके अन्य सदस्य भी रहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी इनकी जो अवस्था होती है वो होती है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। तो यही पूछा है कि इसमें कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा माता पिता। ठीक है, स्वायत्तता मतलब बालक स्वयं से अपने कार्य करना चाहता है, लेकिन कुछ माता पिता इतने निर्दयी होते हैं कि उन पर शर्म संदेह करते हैं और उन्हें कठोर दंड भी दे देते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सारी स्टेज याद रखनी है, कौन सी स्टेज बाल्यावस्था से, कौन सी स्टेज किशोर अवस्था से संबंधित है और किस स्टेज का टाइम पीरियड क्या है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है, क्या करता है, फूलदान तोड़ता है, तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था और उसे बताते हैं कि 1 हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण है, तो ये हमारे समाजीकरण के अंतर्गत आता है और पालन पोषण जो है वो 4 प्रकार का होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 4 प्रकार क्या हैं और किस में क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो 4 प्रकार आपको बताते हैं। पहला होता है अधिनायक, कौन सा होता है, अधिनायक पालन पोषण, कौन सा, अधिनायक पालन पोषण, जिसे हम सत्तावादी, पहला हो गया सत्तावादी या अधिनायक पालन पोषण। दूसरा होता है इनका अधिकारक पालन पोषण, कौन सा, अधिकारक पालन पोषण। तीसरा होता है अनुमोदक पालन पोषण, कौन सा, अनुमोदक। और चौथा होता है बिन बुलाए पालन पोषण। ठीक है, तो अब इनमें पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है। अधिनायक क्या कहलाता है पालन पोषण, कि बच्चों को बिना किसी अपवाद के नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। मतलब इसमें पिता ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर माना जाना चाहिए, मतलब सर्वोपरि होते हैं नियम कानून, यहाँ ये बात की जाती है। फिर दिया है अधिकारक में क्या होता है कि इसमें माता पिता के नियम भी पक्के होते हैं और बच्चों को नियमों का पालन करना होता है। क्या, बच्चों को नियमों का पालन करना होता है। तो जैसे यहाँ यही बात की गई है कि फूलदान तोड़ दिया तो उसे 1 हफ्ते के लिए जेब खर्च नहीं मिलेगा, तो ये बालक को मानना होगा। तो ये कैसा पालन पोषण हो गया हमारा, अधिकारक। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं अनुमोदक क्या होते हैं, तो अनुमोदक यहाँ पर क्या होता है, माता पिता उदार होते, बच्चों के प्रति उदार रवैया अपनाते हैं। जैसे कह देंगे कि बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, कुछ भी गलती कर देते हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं माता पिता, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये अनुमोदक होती, मतलब उदार प्रवृत्ति अपनाते। यहाँ सर्वोपरि होते हैं नियम कानून, यहाँ पर माता पिता के द्वारा बताए गए नियम बालकों को मान्य होते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि फूलदान तोड़ देता है तो उसे 1 हफ्ते के लिए जेब खर्च नहीं दिया जाएगा। तो कौन सा पालन पोषण है, अधिकारक पालन पोषण। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आया था, स्वलीनता। इससे क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखें। स्वलीनता जिसे हम हिंदी में स्वाविमोह, आत्मविमोह या फिर स्वपरायणता भी कहते हैं, इससे पीड़ित बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं, दूसरों के साथ आंख से संपर्क करने में असमर्थ, आराम से घूमने में असमर्थ, नींद लेने में असमर्थ या फिर निर्देशों का पालन करने में असमर्थ। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वलीनता जो होता है ये एक तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, मस्तिष्क संबंधी विकार होता है और इसमें क्या होता है कि इससे जो ग्रस्त व्यक्ति है वह दूसरों के साथ संबंधित होने में कठिनाई अनुभव करता है। ठीक है, और इसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है दूसरों के साथ आंखों से संपर्क करने में असमर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होते हैं, तो अपने नाम पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता बालक। ठीक है, नजरें मिलाने से बचता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लें कि जो ऑटिज्म दिवस है या स्वलीनता दिवस है कब मनाया जाता है, तो 3 अप्रैल को। कब, 3 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आया हुआ था संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। तो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। ये हमारी पहली अवस्था होती है जिसे हम ज्ञानेंद्रीय अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रीय, अर्थात अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करके बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ज्ञानेंद्रीय अवस्था का टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देना है। मतलब कोई विविधता संबंधित प्रभाव है उसको कम करना है तो बच्चों को किसकी अनुमति देनी चाहिए, एक दूसरे पर जीत नहीं, ये तो गलत है। अलग अलग समूहों में बिल्कुल नहीं, अपने स्वयं के
क्या दिया है, अपने स्वयं के छोटे समुदायों को शुरू करना चाहिए, एक दूसरे से मेलजोल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, डी हो जाएगा। एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ेगा तो मतलब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी बढ़ जाएंगी और इसमें समाजीकरण की भावना विकसित हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया था क्वेश्चन इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है, इनकी थ्योरी से भी क्वेश्चन बनता है। तो क्या पूछा था, इवान पावलोव, यहाँ क्या दिया है, इवान पावलोव के क्लासिकी कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक प्रतिक्रिया दूसरी संबंध उत्तेजना के लिए सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण सिद्धांत को, जैसे कोई एक कार्य है और इस कार्य को कर रहे हैं तो बालक इसे न समझ करके दूसरा कारण समझ लेता है, तो ये क्या है। तो पूछा गया है, विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ देते हैं। चारों ऑप्शन देखने हैं। फिर दिया है, जब शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं, नहीं। फिर दिया है, दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त करने के लिए, ये भी नहीं होगा। फिर दिया है, कक्षा में पूछे गए सही उत्तरों के लिए स्टार, बिल्कुल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और खुशी के साथ जोड़ देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मकवाद के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के डैश में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो संज्ञानात्मकवाद है इसमें तो जीन पियाजे के आपने टर्म पढ़े होंगे। तो अधिगम को शिक्षार्थी के खाली स्थान में बदलाव, तो यहाँ पर आएगा स्कीमेटा या मंतव्य जिसे कहते हैं। ये क्या होता है, सूचनाओं के पैकेट्स होते हैं, क्या, सूचनाओं के पैकेट्स या समन्वित संगठित सूचना। तो जब इसमें बदलाव करेंगे तो यही संज्ञानवाद का इनका टर्म है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है। अभिवृत्ति मतलब एप्टीट्यूड, इसका जो एप्टीट्यूड शब्द है, एप्टीट्यूड शब्द किससे, लैटिन भाषा के एप्टस से बना है और इसका अर्थ होता है नजरिया। क्या होता है, नजरिया या फिर दृष्टिकोण। तो पूछा है कि परीक्षण से हमें क्या पता चलता है, व्यक्ति के मूल स्वभाव में निहित क्षमताएं, नहीं। विभिन्न आनुवंशिकता, तो बिल्कुल नहीं। फिर आनुवंशिकता तो इसमें होता ही नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को कोबरा मतलब जो सर्प होता है उससे डरना सिखाया गया था, अब वह बाकी सभी सर्पों से डरने लगा है। यह कौन सा अधिगम का सिद्धांत है, पुनर्बलन, नहीं। स्वतः पुनर्बलन, नहीं। उद्दीपक विभेदीकरण, नहीं। उद्दीपक सामान्यीकरण, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बालक एक सर्प से डरने का उसने सामान्यीकरण कर लिया है और वह सभी सर्पों से डरने लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल युंग का दृष्टिकोण है, किस तरह का दृष्टिकोण है। तो आपको पता है इन्होंने प्रक्षेपीय दृष्टिकोण बताया है। कार्ल युंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, इन्होंने 3 प्रकार, पहले 2 प्रकार बताए थे, इसके बाद तीसरा जोड़ दिया था, एक बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और फिर उभयमुखी, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्नों को दर्शाने के लिए, जैविक रूप से जन्मजात पैटर्न को दर्शाने के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो उत्तेजना, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्ति या प्रलोभन। तो इसका करेक्ट आंसर जो जैविक रूप से जो जन्मजात होती हैं वो हमारी इंस्टिक्ट यानी मूल प्रवृत्तियां होती हैं और ये 14 संवेग मैकडूगल ने बताया और 14 संवेगों की मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई हैं। पहले संवेगों का जन्म होता है, इसके बाद मूल प्रवृत्तियां आती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। स्मृति यानी मेमोरी प्रोसेस का कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो हिस्सा नहीं है। जानकारी संग्रहित करना बिल्कुल होता है, जानकारी का संकेतीकरण बिल्कुल इसमें स्मृति का प्रयोग होगा, इसमें होगा। जानकारी प्राप्त करना, इसमें भी स्मृति का अधिक से अधिक प्रयोग होगा। सूचना पर कार्य करना, इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। सूचना पर कार्य करना जो होता है वो स्मृति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उप अवस्था। अब यहाँ पर उप अवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्ची अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड प्ले बटन दबाना सीखती है। तो जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं अपनी बताई हुई हैं, इसमें जो इनकी पहली अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय या संवेदी गामक अवस्था, इसकी 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो पहली जो अवस्था है उन्होंने बताई थी वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, फिर इसी तरह से इन्होंने अवस्थाएं बताई। तीसरी अवस्था थी गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था और जो चौथी अवस्था थी कौन सी, माध्यमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। इसमें जो पहली अवस्था होती है इनकी वृत्ति, उसमें बालक क्या करता है, सहज क्रियाएं करता है, जैसे रोना, चूसना, ठीक है, इस तरह की। फिर इसके बाद गौण वृत्तीय जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें सहज क्रिया
क्रियाएं जो होती हैं वो गौण हो जाती हैं। और जो इनकी थर्ड स्टेज है, इसमें बालक उद्देश्यपूर्ण कार्य करने लगता है, उद्देश्य पर पहुंचने के साधन पर बात करता है, और यहाँ उद्देश्य पर ही बात की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? तो आपको पता है 6 से 14 वर्ष की जो आयु होती है ये बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है। ठीक है, कहीं कहीं 6 से 12 मिलती है। ठीक, तो इसमें बालक सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि यहाँ पर बालक दल, समूह, टोली, गैंग आदि बनाता है और यहीं पर बालक सर्वाधिक क्रियाएं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCE आरंभ किया जाता है, जो हमारा CCE है ये कब आरंभ किया जाता है? मतलब ये नहीं पूछा कि कब आरंभ, मतलब ये पूछा गया है कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है CCE जो है आरंभ किया जाता है तो वर्ष भर, मतलब सतत तरीके से वर्ष भर चलता रहता है। यहाँ पर तो समय का बंधन है, 4 बार नहीं, समय समय पर भी नहीं, 1-2 वर्ष में नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न करना किसको दर्शाता है? तो निष्क्रियता, विकसित नहीं, विषय वस्तु को स्पष्ट हो सकता है, अनुशासनहीनता नहीं, समय की बर्बादी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं क्या कहलाती हैं? मतलब असंतुष्टि है तो कमी जरूरतें इसको पूरा करेंगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको पता है कि जो प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत है किसने दिया है? अल्बर्ट बांडुरा ने। किसने? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1925 को। कहाँ के थे? तो ये थे कनाडा के, अल्बर्टा प्रदेश के। और इनके सिद्धांत को अल्बर्ट बांडुरा के प्रेक्षणीय अधिगम तो कहते ही हैं, इसके साथ ही साथ इसके अन्य नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी इसे कहते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम इसे कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके अन्य नाम भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कोरिंग गाइड निम्न में से क्या कहलाती है? तो जिसने भी व्यक्तित्व पढ़ा होगा उसमें आपने IIMP एक मापनी होती है ये पढ़ी होगी, तो ये इन्वेंट्रियाँ होती हैं, तो इन्वेंट्री का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो जिसने भी संघर्ष पढ़ा होगा, क्या संघर्ष जिसने पढ़ा है उसने पढ़ा होगा कि जो सुखद और दुखद दोनों प्रकार की भावना, एक केवल सुखद की बात करें तो सुखद होगा दृष्टिकोण, सॉरी परिहार, सुखद को क्या कहते हैं? परिहार, दुखद को क्या कहते हैं? दृष्टिकोण। और जब सुखद और दुखद दोनों आ जाते हैं तो इसे दृष्टिकोण परिहार कहते हैं। मतलब ऐसा कि बालक पढ़ना भी नहीं चाहता और उसको जॉब भी चाहिए, तो ये दृष्टिकोण परिहार होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रामाणिक आकलन का एक रूप है जिसमें क्या होना चाहिए? ठीक है, तो दिया है कि छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है जो आवश्यक ज्ञान और कौशल। यहाँ पर हमें बेस्ट ऑप्शन देखना है। यहाँ छात्रों के परिणामों की तुलना गलत है, मानदंड आ गया, यहाँ ये भी गलत है, कमजोरी ज्ञान कौशल ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है, क्लासिकल थ्योरी जो अभी एक क्वेश्चन और इससे पूछा गया था, ये किसने दी थी? तो यहाँ पर थॉर्नडाइक था, कोहलर, पियाजे और पावलोव। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा, पावलोव। ठीक है, इस पर जो है यहाँ पर जो PEB है उसने इसका कोई आंसर नहीं बताया था, इस पर सभी को बोनस दिया गया होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा पावलोव था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है CDP का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में बच्चे की सफलता और असफलता को प्रभावित करता है? तो क्या माता पिता की शिक्षा की पृष्ठभूमि, बच्चे की शारीरिक मजबूती, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान या बच्चे के अधिगम पर सामाजिक प्रभाव? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे की सफलता और असफलता को उसका सामाजिक प्रभाव करता है। ठीक है, इसमें सब कुछ ही आ जाएगा इसी के अंतर्गत, इस कारण इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, तो आई होप आपने कितने स्कोर किए, और यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर करना, और जितने आपने स्कोर किए हैं कमेंट्स में कमेंट्स जरूर करना। और यदि आप इसी तरह से अन्य शिफ्ट के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।